नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तीज पर प्रियंका का सियासी दांव, महिला वोटरों को साधने की रणनीति। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की छापेमारी, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम में एक्शन। रेगिस्तान में बाढ़, राजस्थान में टूटा 59 साल का रिकॉर्ड, औसत से 177 ज्यादा बारिश। ट्रंप का 50% टैरिफ लागू होने में कुछ ही घंटे बाकी, पीएम बोले दबाव के आगे नहीं झुकेगा भारत। और आज है हरियाली तीज, शिव पार्वती के मिलन का पावन पर्व, अखंड सौभाग्य का व्रत। अब खबरें विस्तार से। बिहार की सियासत में हरतालिका तीज इस बार खास सियासी रंग ले चुकी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 26 से 27 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर उत्तर बिहार का दौरा कर रही हैं। सुपौल और सीतामढ़ी में वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करेंगी और खास तौर पर महिला मतदाताओं से संवाद साधेंगी। सीतामढ़ी में जानकारी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। कांग्रेस इसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की पहल बता रही है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे महिला वोट बैंक को साधने की रणनीति माना जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि यह इलाका एनडीए का गढ़ रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला योजनाओं से जुड़ा वोट बैंक काफी मजबूत माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस की त्रिकोणीय पिच राहुल गांधी युवाओं पर, तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय पर और प्रियंका गांधी महिला वोटरों पर फोकस करती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि तीज के दिन शुरू हुआ ये सियासी दांव बिहार के चुनावी समीकरणों को कितना बदल पाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर बड़ी कार्रवाई की है। ये छापेमारी अस्पताल निर्माण परियोजना में कथित अनियमितताओं को लेकर की गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर में करीब 13 जगहों पर रेड जारी है। इस पूरे मामले की जड़ें दिल्ली सरकार के पिछले कार्यालय से जुड़ी बताई जा रही है, जब स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजनाओं में गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। इस बीच आम आदमी पार्टी ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर उठे सवालों से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज के यहां छापेमारी की गई है। उनका दावा है कि जिस समय का ये मामला है तब भारद्वाज मंत्री थे भी नहीं। आपका आरोप है कि पहले सत्येंद्र जैन और अब सौरभ भारद्वाज पर फर्जी केस थोपे जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के पुराने केस को आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच की जा रही है। ईडी की टीम इस समय घर पर ही मौजूद है और जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। पंजाब में बदलते मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही भारी वर्षा ने जालंधर, लुधियाना और कपूरथला समेत कई जिलों को जलमग्न कर दिया है। जालंधर में 30 घंटे के भीतर 80 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। वहीं लुधियाना में 86 मिलीमीटर वर्षा ने शहर की रफ्तार थाम दी है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार बरसात से तापमान में भी भारी गिरावट आई है। जालंधर का अधिकतम पारा 33 डिग्री से घटकर 28 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री तक पहुंच गया है। लुधियाना में तो हालात और ज्यादा गंभीर हैं। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार यहां का तापमान सामान्य से 8 डिग्री नीचे चला गया है और विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 55 वर्षों में अगस्त के महीने में इतना कम तापमान कभी दर्ज नहीं हुआ है। हालात सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने सिस्टम की तैयारियों की भी पोल खोल दी है। नगर निगम के दावे बारिश की तेज धार के सामने धराशायी हो गए हैं। टूटी सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे भर गए हैं, जिससे वाहनों की लंबी कतारें और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। जालंधर के मॉडल टाउन, जमालपुर और निगम चौक से लेकर लुधियाना के दुगरी और पुराने शहरों तक लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। कपूरथला में भी सुबह से लेकर शाम तक बारिश ने शहर को थाम दिया है। अमृत बाजार, कचहरी चौक और चारबत्ती चौक जैसे इलाकों में जल भराव ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। 2 दिन से बाजारों में भी रौनक गायब है। लोगों का कहना है कि निगम द्वारा नालों की सफाई और जल निकासी की बड़ी बड़ी बातें तो की गई थी, लेकिन पहली तेज बारिश ने ही सारे दावों की पोल खोल दी है। नालियों में प्लास्टिक और कचरे का अंबार जमा होने से पानी की निकासी रुक गई है और गंदा पानी सड़कों से लेकर मोहल्लों तक फैल गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आने वाले 7 दिनों तक लगातार वर्षों की स्थिति में शहरों के हालात और कैसे बिगड़ सकते हैं। राजस्थान, जिसे हमेशा उसकी शुष्क जलवायु और रेगिस्तानी पहचान के लिए जाना जाता है,
इस वक्त अभूतपूर्व बाढ़ का सामना कर रहा है। मॉनसून ने इस बार ऐसा कहर बरपाया कि राज्य में 59 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जुलाई तक औसत से 177% ज्यादा बारिश हुई है और अगस्त में भी लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश का असर इतना भयावह है कि 18 बड़े बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। 30 में से 22 जिले सीधे प्रभावित हैं और करीब 30 गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। नदियां जो सामान्य दिनों में सूखी रहती थी अब उफान पर हैं। सड़कें टूट गई हैं और कई इलाके आपस में कट गए हैं। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़े हालात की गंभीरता बयां करते हैं। सवाई माधोपुर जिले के बारावाड़ा स्टेशन पर चंबल नदी का जलस्तर 198 मीटर के खतरे के निशान को पार कर चुका है। 22 से 25 अगस्त के बीच पानी का स्तर 4 मीटर से ज्यादा बढ़ा है। बूंदी जिले में तो चंबल नदी खतरे के निशान से 6 मीटर ऊपर बह रही है। यहाँ तेज बहाव में से एक 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई। धौलपुर में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 7 मीटर ऊपर पहुंच गया है। कोटा और उदयपुर जिलों में भी नदियों में खतरे की घंटी बजा दी है। उदयपुर के खंडियोवारी स्टेशन पर 25 अगस्त की सुबह अचानक पानी का स्तर तेजी से बढ़ा और महज 3 घंटे में 272.2 मीटर के बाढ़ निशान को पार कर गया। ये नजारा 2019 के बाद पहली बार देखा गया है। हालात बेकाबू होते देख भारतीय वायुसेना ने Mi-17 हेलीकॉप्टर राहत कार्यों में झोंक दिए हैं। राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। सेना भी राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा से सांसद ओम बिरला ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राहत कार्यों की समीक्षा की और प्रशासन को हर संभव मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान का ये बदला हुआ मानसून पैटर्न अब जलवायु परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। सवाल यह है कि क्या रेगिस्तान की पहचान रखने वाला ये राज्य आने वाले समय में बार बार बाढ़ की विभीषिका झेलेगा? निक्की मौत केस अब और पेचीदा होता जा रहा है। एक तरफ निक्की के परिजनों द्वारा साझा किया गया वीडियो है जिसमें निक्की जलती हुई हालत में सीढ़ियों से उतरती दिखाई दे रही है। दूसरी ओर पुलिस के हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज में उसका पति विपिन सड़क पर नजर आ रहा है। ये फुटेज ठीक उसी वक्त का बताया जा रहा है जब कथित तौर पर निक्की पर हमला हुआ था। इससे जांच की दिशा बिल्कुल बदलती दिखाई दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपिन के साथ उसके पिता, भाई और मां की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि विपिन घर के बाहर खड़ा है और अचानक हंगामा होते ही अंदर की तरफ भागता है। वहीं निक्की का वीडियो उसकी ससुराल में ही मौजूद बहन कंचन ने रिकॉर्ड किया था, जिसकी शादी विपिन के बड़े भाई रोहित से हुई है। इधर विपिन के चचेरे भाई का दावा है कि निक्की की मौत किचन में सिलेंडर ब्लास्ट से हुई। उनका कहना है कि निक्की अस्पताल जाते समय भी यही बता रही थी और डॉक्टर को भी ब्लास्ट की ही बात कही थी। अब पुलिस कंचन के वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग मिलाकर जांच कर रही है। अस्पताल के फुटेज भी खंगाले जाएंगे ताकि ये पता चल सके कि मौत का कारण सिलेंडर ब्लास्ट है या फिर किसी साजिश का नतीजा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना के अटल पथ इलाके में 2 नाबालिग बच्चों की मौत को लेकर बड़ा बवाल हो गया है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया जबकि पुलिस ने दम घुटने से मौत की बात कही है। इसी को लेकर गुस्साए लोगों ने सड़कों पर जाम लगाया और पुलिस पर जमकर पथराव किया। भीड़ ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़े और पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। यहां तक कि एक वीवीआईपी की गाड़ी पर भी हमला हुआ, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस का कहना है कि हत्या की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है। हालात को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आईजी जितेंद्र राणा ने बताया कि पथराव और तोड़फोड़ करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि तनाव अब भी बना हुआ है और इलाके में पुलिस की सख्त निगरानी जारी है।
महाराष्ट्र की चर्चित लाड़की बहन योजना पर उठ रहे सवालों के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सस्पेंस खत्म कर दिया है। विपक्ष लगातार दावा कर रहा था कि सरकार इस योजना को बंद करने जा रही है, लेकिन शिंदे ने साफ कहा है कि लाड़की बहन योजना बंद नहीं होगी और सरकार अपने सभी चुनावी वादे पूरे करेगी। इस बीच महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि अब तक 26 लाख अयोग्य लाभार्थियों की पहचान की गई है और जिला अधिकारियों को सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जो भी पात्र महिलाएं हैं उन्हें योजना का लाभ लगातार मिलता रहेगा। भारतीय वायुसेना का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट MiG-21 अब इतिहास बनने जा रहा है। 4 दशक तक आसमान पर राज करने वाला ये जेट 26 सितंबर को आधिकारिक तौर पर रिटायर हो जाएगा, लेकिन रिटायरमेंट से पहले एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने खुद इस जेट को उड़ाकर इसे खास अंदाज में विदाई दी। 40 साल पुराने सफर को दोहराते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख ने नाल एयरबेस से 40-40 मिनट की कई उड़ानें भरी। फॉर्मेशन सॉर्टी के दौरान स्क्वाड्रन लीडर प्रिया ने लीड किया, जबकि चीफ अकेले कॉकपिट में आसमान से बातें करते दिखे। याद दिला दे कि 1985 में एयर चीफ ने पहली बार MiG-21 उड़ाया था और अब विदाई से पहले उन्हीं आसमानों में इस जेट को उड़ाकर इतिहास रचा है। एक वक्त था जब भारतीय वायुसेना के पास करीब 1200 MiG-21 थे। 19 स्क्वाड्रन तक इस विमान से लैस थे। लगभग हर फाइटर पायलट ने MiG उड़ाया है और कई तो एयरफोर्स चीफ भी बने हैं। पूर्व एयर चीफ BS धनोआ ने अपने रिटायरमेंट से पहले MiG उड़ाया और उनके साथ कॉकपिट में विंग कमांडर अभिनंदन भी थे। वहीं एयर चीफ RKS भदौरिया ने भी 2021 में आखिरी उड़ान भरकर इस जेट को सलाम किया था। भारत पाकिस्तान युद्ध में MiG-21 की भूमिका सबसे अहम रही। 1971 में इसने ढाका के गवर्नर हाउस पर बम गिराकर जंग का पासा पलट दिया। कारगिल की चोटियों में दुश्मन को धूल चटाने से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी F-16 को गिराने तक MiG-21 ने हर बार अपने पंखों से जीत ही दर्ज कराई है। हालांकि 400 से ज्यादा क्रैश की वजह से इसे फ्लाइंग कॉफिन भी कहा गया, लेकिन इसे मारकर वॉर और जंग के योगदान का किसी ने सवाल नहीं उठाया। अब भारतीय आसमान में MiG-21 की जगह ले रहे हैं आधुनिक लड़ाकू विमान तेजस MK2, राफेल और सुखोई 30। भारतीय वायुसेना की ताकत और गौरव का प्रतीक रहा MiG-21 अब रिटायर हो रहा है, लेकिन 1971 की जंग से लेकर कारगिल और बालाकोट तक इसकी बहादुरी की कहानियां हमेशा इतिहास का हिस्सा रहेंगी। अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये टैरिफ 27 अगस्त को लागू हो जाएगा, यानी अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। अमेरिका का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध के लिए अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग कर रहा है, इसीलिए ये फैसला लिया गया। भारत सरकार ने इस टैरिफ को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही रूस से तेल आयात करता है। सरकार कूटनीतिक बातचीत और निर्यातकों को राहत देने जैसे विकल्पों पर विचार कर रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में जनसभा से अमेरिकी दबाव के खिलाफ अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी आर्थिक दबाव के आगे नहीं झुकेगा और देश के किसानों, मछुआरों और छोटे उद्यमियों के हित में ही कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने आश्वासित किया है कि भारत हर मुश्किल का रास्ता निकालेगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ेगा। सावन का महीना वैसे भी भक्ति और उत्सव का प्रतीक है और आज इस महीने की सबसे खास तिथियों में से एक हरियाली तीज का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यता है कि यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव के पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत का पालन विशेष रूप से विवाहित महिलाएं करती हैं। मान्यता है कि इस कठिन उपवास से पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित कन्याएं योग्य वर पाने की कामना से इस दिन को व्रत रखती हैं। हरियाली तीज केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि सामाजिक उत्सव भी है। जगह जगह झूले सजते हैं, महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं, मेहंदी रचाती हैं और पूरे वातावरण में भक्ति और उल्लास का रंग भर जाता है। सावन की फुहारों के बीच हरियाली तीज आस्था, प्रेम और उत्सव का अनोखा संगम है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।